श्री जीडी ज्ञानदान मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय करनी कॉलोनी नागौर में मनाया विज्ञान दिवस उत्सव। 28 फरवरी 2025 को श्री जीडी मेमोरियल स्कूल करनी कॉलोनी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह दिवस महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन और उनके रमन प्रभाव की खोज का समर्पित है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन व विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शिवदान सिंह के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें विज्ञान के दैनिक जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला गया। चार्ट प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और मॉडल प्रस्तुतियां सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। छात्रों ने सौर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे विषयों पर रोचक और उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनफुल पूनिया, सुजान सिंह, भरत सेन एवं टीकम चंद शर्मा ने विज्ञान जगत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और अनुसंधान के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में विज्ञान विषयाध्यापक निर्मल कुमार, ओम प्रकाश प्रजापत, श्रीमती संतोष बिश्नोई और गणित विषयाध्यापक दीपक सोनी, रोहन उपाध्याय एवं दीनदयाल जांगीड़ एवं समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। अंत में संस्थान निदेशक राजेंद्र सिंह के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय स्टाफ के प्रयासों की सराहना की गई। जीडी मेमोरियल स्कूल भविष्य में भी विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भावना है, मैंने हृदय का चार्ट बनाया है। अब मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। अब मैं हृदय को समझा दूँ। हृदय पंप की तरह कार्य करता है। हृदय का रंग लाल व गुलाबी रंग का होता है। हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। ऊपर वाले 2 आली, नीचे वाले 2 नीले। ऊपर वाले 2 आली, नीचे वाले 2 नीले। आली और नीले के बीच कपाट पाए जाते हैं। आलीन से नीले की ओर रक्त का प्रसार होता है। दाएं भाग तथा बाएं भाग के मध्य विभाजन दीवार पाई जाती है, जो कि शुद्ध व अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 80 बार धड़कता है। हृदय में संकुचन व प्रसार होता है। हृदय की आकृति बल मूर्ति के समान होती है। हृदय निरंतर बिना रुके धड़कता रहता है। नमस्ते, मेरा नाम दिशा सोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको चंद्रमा की कलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पृथ्वी की औसत 30,84,400 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की कलाएं चंद्रमा के दिखने वाले आकारों को संदर्भित करती है, जो पृथ्वी से देखने पर बदलती हुई प्रतीत होती है। चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी की एक अंडाकार में घूमता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में 28 दिन लगते हैं। अमावस्या एक चंद्रमा की कला का एक भाग है। इसमें चंद्रमा अदृश्य रूप से दिखाई देता है। चंद्रमा यह एक बार महीने में एक बार होता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट होता है, लेकिन प्रकाशित भाग पृथ्वी से दूर होता है। वर्तमान चंद्रमा, इसमें एक चंद्रमा का पतला किस्सा दिखाई देता है, जो एक चमकदार पट्टी के रूप में दिखाई देता है। यह अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय होता है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। इसमें एक चमकदार पट्टी दिखती है पहली तिमाही। इसमें एक आधा भाग चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, लेकिन आधा भाग प्रकाशित नहीं दिखाई देता। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। यह महीने में 3 बार होता है। जनवरी से मार्च तक का समय होता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय आमतौर पर सर्दी का मौसम होता है। बस इसमें चंद्रमा का 3 छोटे भाग प्रकाशित दिखाई देता है, जो कि पृथ्वी से देखने पर दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा, इस दिन
चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यह सूर्य के विपरीत दिशा में पृथ्वी के पीछे दिखाई देता है। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा भी कहा जाता है। यह एक खरगोलीय घटना है जिसके कारण यह होता है। बस इसमें 3/4 भाग दिखाई देता है, लेकिन यह धीरे धीरे पुनः लौटता है तीसरी तिमाही। इसमें आधा भाग दिखाई देता है, लेकिन यह पहली तिमाही के विपरीत दिशा में होता है और यह अमावस्या में पुनः लौटता है। नवचंद्र का घटाव, इसका नाम घटता हुआ बाल चंद्रमा भी कहते हैं। इसमें एक चमकदार पट्टी के रूप में दिखाई देता है जो कि अपनी पुनः अवस्था में लौटता है और अमावस्या में जाता है। शानदार। आपका अवलोकन अपने। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि राठावत, मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मैंने जल चक्र का चित्र बनाया है। समुद्र में जल वाष्प के रूप में वाष्प होता है और सूर्य के प्रकाश से वाष्प बनता है और सूर्य के प्रकाश से संघनन होता है और बादल बनता है। वही बादल आगे जाकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र को हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी कहा जाता है। सूर्य के तेज ताप से जल वाष्प होता है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, इसमें पृथ्वी तीसरे नंबर आती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें 8 मिनट 20 सेकंड पर आती है। सूर्य में सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह मरक्यूरी है और अभी तक सौरमंडल में चंद्रमा पर मानव 2 बार जा चुके हैं और मंगल ग्रह पर सैटेलाइट भेज दी है। मेरा नाम वंशोनी है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैंने आंखों का चार्ट बनाया है। मानव आंख एक जटिल संवेदी अंग है जो हमें दुनिया को देखने में मदद करता है। यह एक कैमरे की तरह कार्य करता है जिसमें लेंस, पुतली, रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका जैसे भाग होते हैं। आंख के मुख्य भाग और उनके कार्य। कॉर्निया, आंख का बाहरी पारदर्शी भाग जो हमें दुनिया को प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने में मदद करता है। आइरिस, आंख का रंगीला भाग आइरिस कहलाता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, आंख केंद्र में काला वर्त जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस, पुतली के पीछे स्थित प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना, आंख के पीछे स्थित प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है। ऑप्टिक तंत्रिका, विद्युत संकेतों को मस्तिष्क से ले जाकर वहां जहां वे छवियों में बदल जाते हैं। आंख के कार्य। आंख हमें दुनिया को देखने और समझने में मदद करती है। आंख रंगों को पहचानने में मदद करती है। आंख वस्तुओं की गति को देखने में मदद करती है। आंख भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। आंख की देखभाल कैसे करें? धूम्रपान ना करें, आंख की नियमित जांच कराएं, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ आहार लें, आंख को आराम दें। धन्यवाद। दिव्या है, मैं गांव का परिवेश के बारे में चार्ट बनाई हूँ। इसमें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये गांव में यह गांव है जो परिवेश है। गांव में सरकारी स्कूल होती है। गांव में अधिकतर लोग किसान रहते हैं। गांव पर खेती बाड़ी अच्छी होती है। गांव में झोंपड़ी और गांव कच्चा और पक्का भी होता है। गांव में लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। गांव में लोग अधिकतर हजार या गांव से लोग यहाँ शहर में आने लगे हैं। वहाँ पर चिकित्सालय की सेवाएं नहीं है। वहाँ पर लोग 190 लोग रहते हैं। वहाँ पर
200 या 300 घर होते हैं। वहाँ पर चिकित्सालय की सेवाएं नहीं होती है। वहाँ पर लोग खेती बाड़ी पे जाते हैं। वहाँ पर कोई और काम नहीं होता है। आधुनिक। नमस्ते, मेरा नाम भावना है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैंने श्वसन तंत्र का चार्ट बनाया है। मैंने इसमें एक बड़ी बोतल लिया है। इस बोतल को मैंने आधा काट लिया है कि एक बाइक के आकार के एक स्ट्रो लिया है। फिर इसके स्ट्रो के दोनों तरफ 2 गुब्बारे लगा दिए हैं और एक बोतल के ढक्कन के ऊपर एक छेद कर दिया है। छेद के अंदर स्ट्रो को लगा दिया है। स्ट्रो के दोनों तरफ 2 बड़े बड़े गुब्बारे लगाने के बाद मैंने बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन को हमें कुछ इस प्रकार बंद करना है कि हवा आर पार ना जा सके। फेफड़े में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए हम देखते हैं कि गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ। हम जहाँ से आधा बोतल काटा था वहाँ पे हम एक बड़ा गुब्बारा लगा देंगे और फिर हम धीरे धीरे हम गुब्बारे को नीचे से खींचते हैं तो देखते हैं गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ। जब हम ऊपर की ओर से खींचते हैं तो देखते हैं कि गुब्बारे में क्या परिवर्तन हुआ। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हम श्वसन करते हैं तो हमारा डायग्राम नीचे की ओर गति करती है। धन्यवाद। शानदार। शब्दों से नासा कुआं से ऑक्सीजन लेते हैं तथा नासा कुआं से वायु श्वास नली में जाती है। श्वास नली से फेफड़े में जाती है तथा अंतर श्वसन के समय हम डायफ्राम पसली ऊपर की ओर तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उस श्वसन के समय डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है तथा पसली नीचे की ओर गति करती है। उस श्वसन में फेफड़े का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़े से वायु बाहर निकल जाती है तथा अंतर श्वसन के समय फेफड़े वायु से डायफ्राम का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़े में वायु बढ़ जाती है। थैंक यू। मैंने मानव पाचन तंत्र बनाया है। हम भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन आमाशय में जाता है जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिससे भोजन में मिलाया जाता है। बाद में भोजन शुद्धांत में पहुँचता है जहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है। शुद्धांत से वेदांत में भोजन जाता है। बाद में मल के रूप में गुदद्वार से निकाला जाता है। मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम चेतन है। मेरा चार्ट पेपर है कि सूक्ष्मदर्शी। इसमें हम इसका निर्माण 1600 में हुआ था जेके रियस के द्वारा। इससे हम छोटे से छोटे कणों को देख सकते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है जिससे हम परमाणुओं, जीवों या वायरस का पता लगा सकते हैं। एवं इससे हम इसके सूक्ष्मदर्शी स्लाइड के ऊपर हम वह वस्तु रख सकते हैं जिसका हमें संरक्षण करना है। और नेत्र लेंस से हम इसके अंदर से देख सकते हैं। नासिका इससे पता लगाता है कि इसके अंदर अभिदर्शक लेंस इससे अंदर अधिक जूम करता है जैसे हम ज्यादा से ज्यादा देख सकें। और अभिसरिक संयोजन इसको आगे या ऊपर या दाएं बाएं करने में काम आता है। दर्पण से हम इसके नीचे का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आधार इसको खड़ा रखने में सहायता करता है। कांच की एक स्लाइड के ऊपर हम उसको रख उस धन्यवाद सर, विद्वान स्टाफ साथियों और प्यारे बच्चों, आज का दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत का लोहा मनवाने वाले
महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी की स्मृति में मनाया जाता है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने आपको इस बारे में अवगत कराया, आपने विज्ञान में रमन प्रभाव दिया, जो आपके नाम से, आपको सम्मान स्वरूप आपके नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सीवी रमन ने पूरी दुनिया को भारत की महान वैज्ञानिक परंपरा से अवगत कराया। डॉक्टर सीवी रमन ने एक ऐसा महान कारनामा किया जिसके बाद दुनिया, जो कि भारत को पिछड़ी दृष्टि से देखती थी, उनके मन में ये भाव आया कि भारत में भी खदान में हीरे छुपे हुए हैं, जो कि सीवी रमन के रूप में सामने आए। आपने 1928 में इस प्रभाव को वैज्ञानिक मान्यता दिलवाई और उसके बाद यानी 2 वर्ष बाद आपको विज्ञान जगत में महान काम करने वाले वैज्ञानिकों को जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वही नोबेल पुरस्कार आपको भी दिया गया। ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय था। और इसी कड़ी में जब 1986 में तत्कालीन जो सरकार थी, उसके सामने ये विचार रखा गया कि क्यों न आम जनमानस में विज्ञान के दृष्टिकोण का विकास करने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आम जन तक पहुंचे, लोगों के सोच का दायरा विस्तृत हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रतिपादित किया गया 1986 में कि हम 28 फरवरी को यादगार दिन बनाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाएं। खोजों का अपने जीवन में तथा अपने इन सारे के सारे जितने भी उद्देश्य है, विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि आपको नई खोजों के प्रति जोड़ना तथा नए ज्ञान से अनुभव कराना या अवगत कराना। तो आप इन सभी जितने भी खोजें हुई है, क्यों हुई है, उनका क्या प्रयोग है, कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो आप उन खोजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा अपने जीवन में भी उनको उतारें। धन्यवाद। मंचासीन संस्था प्रधान शिवदान सर, आए हुए मुख्य अतिथि सर सुजान जी सर और विपुल जी सर, इनका बड़ा आभार। इन्होंने इस भागदौड़ी भरा जो जीवन है इसमें अपना अमूल्य समय दिया। जैसा कि विदित है, आज विज्ञान दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपन मना रहे हैं और पिछले 2-3 साल से अपन इस दिवस के बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चों की जो क्रिएटिविटी देख के बड़े मुझे आज अभी नीचे हॉल में मैं देखा था, इनके जो प्रोजेक्ट थे वास्तव में बड़े सराहनीय थे। हालांकि अभी जो बाहर से मेहमान हैं वो उनका आकलन करेंगे कि वास्तव में बच्चों ने कितनी मेहनत की है। जितना सोचा नहीं उससे ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ के लिए। विज्ञान का मैं तो अपने जो विधान साथी है निर्मल सर, मैम संतोष मैम, इन्होंने आपको सारी जानकारी दी। विज्ञान का मैं तो देखे तो आज सुबह अपन उठने से लगाकर सोने तक हर एक्टिविटी में विज्ञान का महत्व बढ़ गया। समय की बचत, सबसे बड़ी समय की बचत आज विज्ञान की वजह से। अपन पुराने समय में आपने सुना होगा कि एक से दूसरी जगह जाने में आपको कितना समय लगता था। अब चंद घंटों में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में समय नहीं लगता, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। विदेशों में पहुंचने में आपको 5 घंटे 10 घंटे में आप एक से दूसरी दूरी, ये विज्ञान की देन। आज मोबाइल का आविष्कार हुआ है, विदेशों में बैठे आप तस्वीर के माध्यम से उनको आप देख सकते हैं, तो ये विज्ञान की देन है। तो विज्ञान में अपने देश में चाहे अंतर्राष्ट्रीय है चाहे राष्ट्रीय रूप में इतना योगदान दिया है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। और आने वाला कल आपका है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से भी तो इस तरह का कोई आविष्कार आप एक नया आविष्कार के रूप में हो, ताकि एक देश का नाम, राष्ट्र का नाम रोशन हो। और
सभी बच्चों को विज्ञान दिवस की बहुत बहुत बधाई और स्टाफगण जिन्होंने विज्ञान दिवस के रूप में आप लोगों को तैयार किया, आपको सहयोग किया, उनका बहुत आभार। आए हुए अतिथि का एक बार फिर से आभार, धन्यवाद। आपने मेरे को बुला के जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विज्ञान दिवस का जो कार्यक्रम है वास्तव में सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात मैं ये यहाँ देख रहा हूँ कि आज से 30 वर्ष पहले छात्राओं की संख्या 60 के अनुपात में 1 होती थी। जब सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के अंदर टीचर लगा था तो जिस गांव के अंदर मैंने ड्यूटी ज्वाइन की वहाँ लड़कों की संख्या 60 और 1 मात्र लड़की थी। लेकिन आज मैं यहाँ देख रहा हूँ तो देख करके बड़ी मेरे को खुशी हो रही है कि छात्रों की संख्या बल जो है छात्रों की तुलना में काफी अधिक है। धन्यवाद के पात्र है अभिभावक भी और छात्राओं से भी मेरा आग्रह है कि निरंतर पढ़ाई को चालू रखें, बीच में वेदांत न आने दें और विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रेरणा लेकर के नए नए विज्ञान के आविष्कार करें और आगे जाके विज्ञान विषय भी लें जिसके अंदर आप IIT या MBBS का कोर्स भी कर सकती है। और आप में से अगर कोई डॉक्टर बनेगा, आज का विषय, आज का दिन विज्ञान दिवस के नाम से जाना जाता है। ये किसी महान वैज्ञानिक की उपलब्धि की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण जो महान वैज्ञानिक सीवी रमन जो भारत ही नहीं एशिया के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। ये भारत सहित एशिया के अंदर प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ये हमारे सब के लिए एक गर्व का विषय था। भारत सरकार ने उसके मान सम्मान में सन 1954 के अंदर भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। छात्रों, 1986 के अंदर भारत सरकार ने, जब उनका निधन 1970 में हो गया था और 1986 के अंदर यह तय किया गया 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, जो लगातार आज हम मनाते आ रहे हैं। जिसमें विशेष बात यह है, यह दिवस इसलिए मनाया जाता है, भारत के हर स्कूल, हर कॉलेज, हर संस्था के अंदर यह विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण, जैसे आज आपने इतने शानदार, इतने अच्छे मॉडल बहुत ही कम समय में प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इस संस्था के सभी स्टाफ, इसके लिए भी बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं कि बच्चों को इस दिशा के अंदर आप लेके जा रहे हैं। विज्ञान के जो अलग अलग आपने मॉडल पेश किए, ये शायद उन वैज्ञानिकों की सोच थी। और आज 2025 का विज्ञान दिवस मनाने जा रहे हैं, उसके अंदर भारत सरकार ने भी ये थीम रखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चे ग्लोबल नेतृत्व में कैसे योगदान करें। दिवस जो मनाया है, मुझे लगता है कि नागौर में आपकी स्कूल में मैंने ये सुना है और विज्ञान दिवस में आपकी स्कूल ने जो मेहनत की है, आपके स्टाफ ने, आपके बच्चों ने, बहुत ही सराहनीय है। एक एक मॉडल कोई जीता है वो ये ना समझे कि मेरा बेस्ट था, ऐसा नहीं है। सभी बेस्ट थे अपने आप से, क्योंकि जो जीते हैं वो बड़े बच्चे हैं। देख लीजिए, एक तीसरा नंबर है वो छोटे बच्चे हैं, तो उनके साल में पढ़ने के अनुभव में फर्क है, इसलिए वो जीत पाए। छोटे बच्चों ने, कक्षा 6 के बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए और प्रभावित किया। अब क्या था कि उसमें जो कैटेगरी बंटी हुई थी, जैसे मॉडल की सुंदरता कैसी है, उसमें समायोजन कैसा है, और उसमें तकनीकी कैसी है, और उसमें प्रस्तुतिकरण कैसा। जैसे कुछ बच्चों का प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार था, लेकिन मॉडल में जैसे तकनीकी जो थी वो थोड़ी खराब थी, जैसे बैटरी काम नहीं कर रही,
है ना, जैसे पानी जिसे वो पंप चला रहे थे चल नहीं पा रहा था, कोई ना कोई तकनीकी खराबी थी, उसके नंबर कट गए। प्रस्तुतिकरण शानदार था, क्योंकि प्रस्तुतिकरण तो उसकी खुद की योग्यता थी और उसने बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छा। सबने जो जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं जीत पाए हैं उन्होंने बहुत शानदार प्रयास किया। नेक्स्ट टाइम आप फिर 28 फरवरी आएगी, आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में निराश नहीं होना है और बेहतर से बेहतर आपको मॉडल बनाने हैं। कविया क्विज प्रतियोगिता में तृतीय स्थान हासिल करने वाली छात्रा ज्येष्ठा कविया, तृतीय स्थान राहुल भार्गव। दूसरी प्रतियोगिता जो हुई थी आपके सामने वाद विवाद प्रतियोगिता, और थर्ड स्थान कुमकुम। बड़ी रोचक बात है, तीनों छात्राएं कक्षा 8 की हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना तो फिजूल है कद आसमान का। रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सोनी कक्षा 7। इन बच्चों की इतनी मेहनत और शांत स्वभाव की ये सफलता का शोर आपके सामने, क्योंकि पहली जीत के बाद आराम मत करिए, कि दूसरी बार अगर आप हार गए लोग कहेंगे कि पहली जीत तो किस्मत से मिली थी। तो मेहनत लगातार कर, क्योंकि जीत का तो कभी कोई विकल्प ही नहीं होता। तृतीय स्थान के लिए के अंदर ऑर्गेनाइज किया है कि बच्चे जो है वो साइंस को समझें, साइंस में डेवलप करें अपने आप को। तो एक जब ये कंपटीशन हमने रख दिया था, तो एक कंपटीशन का एक स्ट्रक्चर होता है कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और औपचारिकता थी। ये ध्यान रखना, आज के प्रोग्राम में अगर किसी की जीत हुई है, आज के प्रोग्राम में अगर सही मायने में जीत हुई है, तो इस पूरे विद्यालय की हुई है। ताली बजाइए अपने विद्यालय के लिए। ये जीत किसी एक ग्रुप की नहीं है, ये जीत किसी एक पर्टिकुलर लड़की की नहीं है, पूरा विद्यालय जो है। हाँ, कंपटीशन कब होगा? जब बहुत सारे विद्यालय होंगे, तब हम कहेंगे कि हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन यहाँ पर तो सब अपने ही हैं। तो जितने भी यहाँ पर बैठे स्टूडेंट्स हैं, जिनको आज अभी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में कुछ न मिला है, तो डिप्रिशिएट ना हो, बिल्कुल भी ऐसे डिमोटिवेट ना हो। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं। रिचर्ड एब्राइट नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने बटरफ्लाइज, काफी ने पढ़ा भी होगा, बटरफ्लाइज पर एक्सपेरिमेंट किया था। और जब उसको साइंस के अंदर जो है प्रेजेंटेशन देना था, तो उनकी मां ने कहा कि जब तुम घर से निकलो तो कभी भी ये दिमाग में मत लाना कि मुझे उस कंपटीशन में फर्स्ट आना है। हमेशा एक ही थोड़ी सी आगे बढ़ना कि मुझे बेस्ट देना है। जब बेस्ट दोगे तो अपने आप फर्स्ट हो जाओगे। यही आपको ध्यान रखना है अपनी एजुकेशन में। कभी भी बुक खोलते समय दिमाग में सेट मत कर लेना कि मुझे अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि हम जितनी भी पढ़ाई करें वो बहुत तरीके से करें, और एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आंसर, एक भी एग्जाम्पल जो है हमसे छूटे नहीं। बस इस बात का ध्यान रखें। छात्र जिन्हें पुरस्कार दे दिए जाए, उसके बाद छात्राओं से भी आगे आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तब तक अपने यथास्थान पे बैठे रहें। लेते जाओ, निकलते जाओ। माँ सरस्वती के चरणों में मंडल। धीरे कैसे थोड़ा माइक पास लो, मुंह के पास। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री मनफूल जूनिया साहब, भरत जी सर, सुजान जी सर, निगम जी सर, राजन जी सर, मेरे साथीगण और प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे से पूर्व जो अपने अतिथि महोदय थे, उन्होंने खूब आपको विज्ञान दिवस के बारे में बताया। आज 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में यहाँ सब इकट्ठे हुए। 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव हमें दिया। ये वो हस्ती थी जो शुरू से प्रतिभाशाली थी और जीवन में
कठिनाइयों से लड़ते रहे और आखिर में दुनिया आज उनका ऋणी है, उन्हें याद करती है। केवल भारतवासी नहीं, विश्व के अनेक देश उन्हें याद करते हैं। आपने देखा है कि विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत देश भी दूसरे देशों से पीछे नहीं है। कोई समय था जिस समय विज्ञान ने तरक्की नहीं की, चिकित्सा का अभाव था, तो बहुत से बच्चे कम उम्र में ही खत्म हो जाते थे। आज हमारी जीवन प्रत्याशा बेहतर हुई है। भारत आजाद हुआ उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी खाद्यान्न की समस्या हो गई, तो हरित क्रांति लाने वाले अपने देश के ही व्यक्तित्व धनी, जिन्होंने हरित क्रांति ला करके देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। यानी विज्ञान के क्षेत्र में हर तरह से तरक्की हुई है। आज जैसे आपके 24 घंटा क्या, तीसरी आंख, कैमरे लगे हुए हैं, यानी बिना एक बार पैसे इन्वेस्ट किए उसके बाद में रखवाली का नौकर बन गया। तो ये किसकी देन है? ये विज्ञान की देन है। और विज्ञान जैसे विज्ञान के क्षेत्र में सर ने आपसे आशा लगाई कि आज के 20 साल बाद में आप में से कोई वैज्ञानिक होगा और जिसके साथ हम मंच साझा करते होंगे, तो हम आपका बच्चों पे आशीर्वाद बना रहेगा और आपकी आशा को ये बच्चे पूर्ण भी करेंगे। इन बच्चों में से सेना के लिए भी जाएंगे, समाज सेवक भी बनेंगे और वैज्ञानिक भी बनेंगे और प्रशासनिक भी बनेंगे। हम इन बच्चों से ऐसी आशा करते हैं। उन्हें जो बाहर से मेहमान हमारे पधारे हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय को दिया। आगे भी आप देते रहें, ऐसा हम आपसे आशा रखते हैं। अब टाइम अधिक हो गया, बताने को तो बहुत कुछ था। ये जो टीम थी जिन्होंने बच्चों को तैयार किया, पूरी विद्यालय की टीम लगी हुई थी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद कि बच्चों को आपने, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी करवाई। और सबसे ज्यादा ये अनुशासन की बात बच्चों में देखने को मिलती है कि सर्दी भी, मतलब सुबह सर्दी थी, बाद में बारिश भी आई, अब गर्मी है, फिर भी बच्चों ने अपना अनुशासन बनाए रखा। ये एक संस्कार है इस विद्यालय का और इन बच्चों के माता पिता का, इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो मादी पे ये दूसरे से जुड़े हुए थे, इसका नाम उन्होंने पेंचिया दिया और बाद में इनका विस्थापन हुआ और ये अलग अलग विभाजित हो गए। इसके बाद में 1963 में मैकेंजी पार्कर मॉर्गन नामक वैज्ञानिकों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बने हैं। ये प्लेटें पृथ्वी की परत लिथोस्फीयर के नीचे पाई जाती है और ये बहुत धीमी गति से चलती रहती है और एक दूसरे से कभी कभी टकरा जाती है। टकराने के कारण फिसलकर एक दूसरे को चली जाती है और फ्लोर लाइन के आसपास स्टेट एनर्जी स्टोर होती है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है, फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाता है और प्लेटों में गति बढ़ जाती है और स्टेट एनर्जी के कारण भूकंप आता है। जो भी आप
आप चलाओ। क्या चीज है जो आप इसको ओके। लाइन, क्रम और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। उसे बनाए रखें। विद्यालय की गरिमा और अपना आदर्श जीवन, विद्यार्थी जीवन लेते जाओ, निकलते जाओ। आजा बेटा। हाँ चलो। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए तालियां बनती है। कहते हैं ना कि जश्न का ये मौका है, ठोको ताली जोर से, यही तो मौका है। तो तालियां बजाते रहें और तालियों में कमी तो होनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी है। अब छात्राएं कतार से आगे बढ़ते रहें और प्रोत्साहन है वो प्राप्त करते रहें। आपके लिए सम्मान है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जाया नहीं गया और आपने बहुत अच्छी मेहनत की और इसी तरह आगे करते रहें। हाँ लेते जाओ, आ जाओ। सभी पीछे बैठे छात्रों से विशेष आग्रह अनुशासन बना के रखें और छात्र कतार से धीरे अपने पुरस्कार की ओर बढ़ते रहें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी। बिल्कुल कामयाबी भी सुबह के जैसी होती है, जो जागने पे मिलती है, मांगने पे नहीं मिलती है। अगर आप जागोगे तो आपको सुबह दिखेगी और लेट उठोगे तो लेट के हिसाब से पीछे रहोगे। तो समय की गरिमा, समय का ध्यान या समय के साथ मेहनत आपकी बहुत जरूरी है। मैं हर बार ये बात जरूर बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि जहाँ आप कुछ नहीं करते वहाँ एक चीज जरूर कीजिए और वो है कोशिश। तो कोशिश जारी रखिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर शोर मचाएगी। लगे रहे मेहनत में।
आजा आजा बेटा। पीछे खड़े सभी विद्यार्थी अपने यथा स्थान पे बैठ जाएं। पुरस्कार प्राप्ति के बाद खड़े ना रहें, गरिमा बनाए रखें।